कल के लेक्चर में हमने मल्टीनोमियल थ्योरम का डेरिवेशन, एप्लीकेशन बेस्ड कुछ खास क्वेश्चन और टॉपिक जो मल्टीनोमियल थ्योरम के रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो मेंस और एडवांस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अपना इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो कल भी हमने कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए और कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है आज के लेक्चर में भी मल्टीनोमियल पे डिस्कस करेंगे। पहला न्यूमेरिकल लिया हुआ आज का, इन हाउ मेनी वेज इन विच an examiner can assign 30 marks to 8 questions giving not less than 2 marks to any question। अब इस टाइप के क्वेश्चन में एक काम आप ऐसे करना, इसमें क्या कहते हैं, सीधा सीधा 30 मार्क्स 8 क्वेश्चंस में हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो एक छोटा सा कंडीशन और गिवन है कि किसी भी क्वेश्चन को 2 मार्क्स से लेस मार्क्स नहीं दिए गए हैं। तो हम यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस हमारे पास में है 8, ठीक है। तो सपोज 2 मार्क्स आर गिवन टू, इसमें से 7 क्वेश्चन को 2-2 मार्क्स आप दे दो, टू एनी 7 क्वेश्चंस या टू द 7 क्वेश्चंस, ठीक है। 7 क्वेश्चन को 2-2 मार्क्स दे दिए। देयरफॉर रिमेनिंग मार्क्स, रिमेनिंग मार्क्स टोटल थे 30, 2-2 मार्क्स आपने 7 क्वेश्चन को दे दिए, तो बचे कितने, 16 मार्क्स अब आपके पास में बचे हुए हैं। इन 16 मार्क्स को आपको 8 स्टूडेंट्स में क्या करना है, डिवाइड करना है। अब ध्यान देना, आप अपना काउंटिंग कैसे चालू करोगे। 8 क्या है, क्वेश्चंस है या 8 स्टूडेंट्स है, जो भी बोलो, 8 ग्रुप्स आप में आपको गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 टोटल क्वेश्चंस है। अब इसमें ध्यान रहे, ये 8 टोटल क्वेश्चंस माने डिफरेंट ग्रुप्स है, और आपके पास में जो मार्क्स है वो क्या है, ईच मार्क इज एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हो। तो हर क्वेश्चन को आपने 2-2 मार्क्स पहले से अलॉट कर दिए, एक क्वेश्चन को छोड़ के, 8 क्वेश्चन को छोड़ के, या इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन को छोड़ के, ऐसे समझो। अब आपको मार्क्स देने के हैं, तो आप काउंटिंग आप कहाँ से चालू करोगे, 2 मार्क्स से। कहाँ से चालू करोगे, 2 मार्क्स से। तो एक तो 2 मिलेंगे, या 3 मिलेंगे, या 4 मिलेंगे, या 5 मिलेंगे, ठीक है। अब उसमें से 3, वो 8 क्वेश्चन ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको कम से कम 2 मिलना चाहिए। फिर जैसे वो एम्प्टी है वैसे ये भी एम्प्टी हो सकता है, तो इसको कम से कम 2 मिलना चाहिए, या 3 मिलना चाहिए, या 4 मिलना चाहिए, या सो ऑन, या 16 मिलना चाहिए बचे हुए, ठीक है ना। बचे हुए का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो आप। तो ऐसे ही हर किसी के लिए हो गया। तो यहां पे नंबर ऑफ, लेकिन ध्यान रहे 16 का आप डिवीजन कर रहे हो, लेकिन सम 16 नहीं है। सम वो डिस्ट्रीब्यूटेड मार्क्स भी आपके माइंड में रहने दो, तो सम ऑलवेज क्या आएगा, 30 ही रहेगा। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 30 इन, कहां से चालू करने को बोला हूं मैं, x टू द पावर 2 से, फिर 3 या 4 या सो ऑन, ऐसे कितने दे सकता हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा 16 मार्क्स उनको दे सकता हूं। और ऐसे कितने क्वेश्चंस थे, 8 टोटल क्वेश्चंस थे। समझ में आ रही ना बात। ये 16 देने के बाद में
उनके पास टोटल मार्क्स कितने होने चाहिए, 30 होने चाहिए। इसलिए हम x टू द पावर 16 का कोएफिशिएंट नहीं ढूंढ रहे हैं, हम x टू द पावर 30 का कोएफिशिएंट देख रहे हैं, क्योंकि हमने वो जो गिवन मार्क्स है वो भी काउंटिंग में लिया है। देन दैट इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 30 इन x स्क्वायर कॉमन निकलेगा, माने x टू द पावर 16 कॉमन निकलेगा, ठीक है ना, पावर 8 करके कॉमन निकलेगा। यहाँ बचेगा 1x x स्क्वायर सो ऑन, और यहाँ बचेगा x टू द पावर 14 ना, x टू द पावर 14 ब्रैकेट टू द पावर 8। देन कोएफिशिएंट ऑफ, इसे 16 से घटाना पड़ेगा, तो x टू द पावर 14 इन इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसे इन्फाइनिटी तक लेके जा सकते हैं हम, क्योंकि 14 है और ये भी हम 14 देख रहे हैं, तो इन्फिनिटी तक लेके गया, ऐसे समझो इसे, ठीक है। और फिर क्या आएगा आंसर, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स टू द पावर 8, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 14 इन 1 माइनस एक्स टू द पावर -8। अब इसका पहला टर्म जो बनेगा, c वाला पहला टर्म तो वैसे 1 बनेगा, और फिर दूसरा टर्म बनेगा 8c1, जिसमें डिफरेंस कितने का है, 7 का डिफरेंस हमें दिख रहा है, क्लियर, 7 का यहाँ मुझे क्लियरली डिफरेंस दिख रहा है। तो इस 7 के डिफरेंस में अब मुझे क्या ढूंढना है, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 14, तो यहाँ लिख लूंगा मैं 14, और ऊपर क्या आएगा 21, दैट इज 21c, 21 में से 14 गए, कितने बचेंगे 7, सो फाइनली आंसर इज कमिंग 21c7। ये हो गया बच्चों एक प्रोसेस। इसमें ये चीज ध्यान रखना, लेकिन मल्टीनोमियल अप्लाई करते समय ये चीज आपको क्या करने की है, ध्यान में रखने की है। क्या कर रहे हो आप, सबको पूरे 2 मार्क्स नहीं दे रहे हो, क्या कर रहे हो, 1 लेस रख के 2 मार्क्स सबको अलॉटेड कर रहे हो और एक को छोड़ रहे हो। अब उसको मार्क देने के है आपको, तो वो 2 मार्क दे सकते हो, ठीक है, या 3 मार्क दे सकते हो, या 4 मार्क दे सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन नंबर रहेगा, मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिया था, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 के साथ हो सकता था, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 के साथ हो सकता था। तो इस तरीके से आपको क्या कहते हैं, उन आइडेंटिकल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। एक तरीका और डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास 8 क्वेश्चंस है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां और 8वां, टोटल मेरे पास 30 मार्क्स है, और सबको एटलीस्ट 2 मार्क्स मुझे देना है। तो सबको 2-2 मार्क्स मैं पहले बांट देता हूं। 16 मार्क्स चले गए, बचे कितने मेरे पास, 14 मार्क्स बचे। अब 14 मार्क्स माने 14 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कितने पर्सन में या कितने बेगर्स में डिवाइड करने के, 8 बेगर्स में। कितने बेगर्स में डिवाइड करने के हैं, 8। देखो 8 बेगर में मुझे 14 मार्क्स डिवाइड करने के हैं, तो 14 + 8 - 1 0 अलाउड है अब, ठीक है ना, क्योंकि सबको 2-2 मार्क मिले। अब पूरे के पूरे बचे हुए मार्क मैं एक को भी दे सकता हूं। तो 14 + 8 - 1c, 8 - 1 नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज, ये हम इसके पहले पढ़े, मल्टीनोमियल के पहले। देन 14 + 8 बन जाएगा 22 - 1, 21c7। अगेन दैट सेम आंसर इज कमिंग। यहाँ पॉसिबल इसलिए हो रहा है कि हमें एक छोटा सा कंडीशन दिया है, अलग अलग कंडीशंस भी हो सकते हैं। माने जैसे सपोज 4 बेगर है, 4 बेगर को आप कुछ
गिफ्ट पैकेट दे रहे हो, तो गिफ्ट पैकेट आइडेंटिकल हो गए, तो किसी एक बेगर को 3 मिल रहे हैं, या 2 बेगर को क्या क्या इक्वल पैकेट्स मिल रहे हैं, दो बेगर को इक्वल और 2 पैकेट्स मिल रहे हैं। बाद में 5 बेगर ले लेते हैं हम, बाद में बचे हुए 2 बेगर को 3 इक्वल 3 पैकेट्स मिल रहे हैं, और एक बेगर को एक ही पैकेट मिल रहा है। तो इस तरीके का जो सिचुएशन है, इसमें मैं डायरेक्टली बोल दिया हूँ 2 2 3 3, ऐसे सिचुएशन मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। ऐसे न्यूमेरिकल में कैसे आएगा ये, 2 बेगर को इक्वल मिल रहे हैं, बाकी 3 बेगर को डिफरेंट मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एटलीस्ट वाला नहीं है, अब क्या है, इक्वल वाला है। तब सिचुएशन 100% किससे बनता है, वो मल्टीनोमियल से बनता है, ठीक है ना। तो मल्टीनोमियल मैं कल के लेक्चर में भी आपको बुलाऊं कि यूनिवर्सल है इसमें, लेकिन मल्टीनोमियल को अप्लाई करते समय आपको बरोबर ध्यान से अप्लाई करना है। क्लियर, लिख लो। अब इसमें ये चीज मैंने ऐसे कर लिया हूं, अब तीसरा वे देखते हैं, दिस इज सेकंड वे। थर्ड वे देखते हैं, वो जो बेगर वाला मैं अभी डिस्कस कर रहा था आपको, इक्वल नंबर ऑफ गिफ्ट्स वगैरह वगैरह, वो एक न्यूमेरिकल में मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ, वो अभी माइंड से निकाल डालो, पहले इसे देखते हैं। अब मैंने 2 सबको बांट दिए, बचे कितने मेरे पास, 14। अब 14 का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे करना है, किसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, 14 का। वो बांट दिए, वो गिनो ही मत। अब 14 का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे किस में करना है, 8 में करना है, जिसमें 0 इज अलाउड। तो सपोज मैं ऐसे ढूंढूं कि कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 14 इन x टू द पावर 0, x टू द पावर 1, x टू द पावर, हाँ, अब क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखना चाहिए मुझे, बोलो। 8 क्वेश्चंस को, 8 तो हमारे पास में वो बेगर्स है, क्वेश्चंस है, डिवीजन किसका हो रहा है, ये 0 1 जो भी मैं लिख रहा हूं, 0 1 2, ये मार्क्स किसको दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन को दे रहा हूं। मेरे पास अवेलेबल मार्क्स कितने हैं, 14 है। तो मैं इसको अब पूरे के पूरे 14 दे सकता हूं, इसको 7, इसको 7 दे सकता हूं, इसको 7, इसको 2, इसको 5 दे सकता हूं, ठीक है ना। ऐसे मैं अलग अलग तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूं, लेकिन मैं अब मेरे पास है टोटल आइडेंटिकल 14 ऑब्जेक्ट्स। अब इन आइडेंटिकल 14 ऑब्जेक्ट्स का डिवीजन मैं 8 में करने जा रहा हूं, ठीक है। डिवीजन किस में करने जा रहा हूं, 8 में करने जा रहा हूं। तो यहां मेरे सामने अब मुसीबत पैदा हो गई कि यहां मैं 14 लिखूं और फिर 8 लिखूं। समझ में आई बात, ठीक है। यहां पे भी 14 आ रहा है, यहां पे भी 14 तक जा रहे हो, और कितने क्वेश्चंस में कर रहे हो आप, 8 क्वेश्चंस में ऐसे डिवीजन कर रहे हो। तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 14 इन दिस ऐसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे। देन दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 14 इन, इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो इंफिनिटी तक लेके जा सकता हूं। इंफिनिटी तक लेके जाऊंगा तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x टू द पावर 8, माने कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 14 इन 1 माइनस x टू द पावर -8। यहाँ क्या आया था, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 14 इन 1 माइनस x टू द पावर -8। ये वही बात कर रहे हैं हम, समझ में आई ना। ये और ये दोनों चीजें क्या हो गई, सेम हो गई। वहां एक क्वेश्चन छोड़ दिया हमने, इसलिए काउंटिंग हम 2 से चालू कर रहे हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 मार्क मिलना चाहिए। समझ में आया। और यहां मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, सबको 2-2 मार्क्स दे दिए। तो काउंटिंग मैं कहां से चालू कर रहा हूं, 0 से चालू कर रहा हूं। और मेरे पास कितने बचे हुए मार्क्स है, बाकी सब भूल गया मैं बांटे हुए मार्क्स। अब बचे हुए मार्क्स
जितने वे से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ उतने वे से 30 उनका क्या हो सकता है, टोटल सम हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ x टू द पावर 14 रहेगा और यहाँ मैक्सिमम आप 14 मार्क्स ही बांट रहे हो तो यहाँ मैक्सिमम x टू द पावर 14 तक जाएगा। 8 बेगर्स में बांट रहे हो तो पावर में 8 आएगा और बाकी का आप जानती हो। दैट इज इक्वल्स टू यहाँ क्या आया था हमारा आंसर फर्स्ट केस में 21C14 और बाद में आया था 21C7 विल बी फाइनली आंसर। क्लियर, लिख लो। Now next one is find the number of non-negative integral solutions of x1 plus x2 plus x3 plus 4 of x4 is equals to 20। इस टाइप का क्वेश्चन हमने इसके पहले भी किया है और उसको करते समय हमें समेशन का यूज़ करना पड़ा था। इस x4 की जगह मैं k प्लेस कर देता था और इस 4k को उधर लेके जाता था 20 माइनस 4k, ठीक है। अब 20 माइनस 4k प्लस 3 माइनस 1c 3 माइनस 1, ठीक है, ऐसा कुछ मैं देता था और उसमें जो भी आंसर बनता था उसमें समेशन। लेकिन मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो ऐसे कुछ बन रहा था, समथिंग इन k c1, ठीक है। तो आंसर मेरा डायरेक्टली क्या बनता था, समथिंग इन k और फिर k के उसको समेशन लगा के k की वैल्यूज डाल के 0 से लेके जहाँ तक होगी वो डाल के मैंने आंसर निकाला था। ये ऐसा क्यों पॉसिबल है, ये 1 होने की वजह से। अगर यहाँ 1 की जगह दूसरा कोई नंबर आता है तो फिर यही कैलकुलेशंस आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएंगे, ठीक है ना। फिर वो समेशन वाला जो आप करोगे वो प्रोसेस पूरा आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में फंसाएगा। तो उससे बेहतर तरीका क्या है, सीधा सीधा मल्टीनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन करना। तो यहाँ ध्यान रहे हमारे पास सम आना चाहिए 20, माने 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, इनमें मुझे बांटना है। नॉन नेगेटिव बोला है माने 0 इज अलाउड, ओके। अब इसे जब मैं बांटूंगा नंबर ऑफ, पहले ये लिख लेते हैं, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 20 इन। इसे मैं 0 दे सकता हूं, 1 2, ऐसे कंटिन्यूअसली मैं अगर इसी को देते जाऊं तो इसको मैं कितने ऑब्जेक्ट दे सकता हूँ, 20 के 20 पूरे ऑब्जेक्ट दे सकता हूँ। उस समय इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू 0 है और इसका वैल्यू भी 0 है, मीन्स दीज 3 आर गेटिंग 0 0 ऑब्जेक्ट्स। तो x टू द पावर 0, x टू द पावर 1, x टू द पावर 2, सो ऑन x टू द पावर 20, और इसे भी मैं आगे और बढ़ा सकता हूँ क्योंकि 20 निकालना है और हाईएस्ट भी क्या है, 20 है, तो इन्फिनिटी तक लेके जा सकता हूँ। ऐसे ही मैं 3 जगह कर रहा हूँ तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 3। यहाँ तक क्लियर है। अब इसे जब मैं 0 दूंगा तो 0 काउंट होगा, 1 दूंगा तो कितने बन जाएंगे, इसके पास जादू की लकड़ी है। 0 दूंगा तो 4 इंटू 0 बन जाएंगे, 1 दूंगा तो 4 बन जाएंगे, ठीक है ना। 1 दूंगा तो कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, 2 दूंगा तो 8 बन जाएंगे। मतलब इसे 1 देना और इसे 1 देना डिफरेंस है। इसे 1 देना माने एक ही काउंट होगा और इसे 1 देने का मतलब है कितने काउंट होंगे, 4। समझ में आया ना। तो ये जो सम हो रहा है जिसका आंसर 20 हमें लाना है, तो ये जादू की लकड़ी यहाँ पे काम कर रही है। तो इसे अब इसके लिए हमें स्पेशल एक ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। तो वो ब्रैकेट कैसे बनेगा, 0 दिया तो 0 ही काउंट हुआ,
1 दिया तो 4 काउंट हो गए, 2 दिया तो कितने काउंट करना है, 8 काउंट करना है, 3 दिया तो 12 काउंट करना है, 4 दिया तो 16 काउंट करना है, 5 दिया तो 20 काउंट करना है। समझ में आई बात? जब इसको 5 देंगे तो इन सबको क्या मिल जाएंगे, 0। तब 5 4 जा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि वो कितनी बार गिनना पड़ रहा है आपको, 4 टाइम्स हर ऑब्जेक्ट गिनना पड़ रहा है, क्योंकि 4 टाइम्स ऑफ x4 इट इज गिवन, तो वो ब्रैकेट आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 20 इन, इसको तो मैं इन्फिनिटी तक लेके गया हूं, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स टू द पावर 3। धीरे धीरे आप स्टेप्स कम कर सकते हो, बाद में यही फॉर्मूला आप जब और रिवीजन में पढ़ते जाओगे तो यही फॉर्मूलेज आप बनाते जाओगे डायरेक्टली, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन, ठीक है, या माइनस आर जो भी बनेगा वो। देन x टू द पावर 0, x टू द पावर 4, x टू द पावर 8, so on till x to the power 20, this as it is. Clear? That is equals to coefficient of x to the power 20 in 1 minus x to the power minus 3 into x0 plus x4 so on plus x to the power 20. That is equals to coefficient of x to the power 20 in क्या आएगा, 1 प्लस 3c1x 4c2 x square so on till infinity, and this is x to the power 0, x to the power 4 so on x to the power 20। यहाँ तक पिक्चर क्लियर हो गई। यहाँ ध्यान रहे, आप बोलोगे सर यहाँ क्यों नहीं आपने बायनोमियल लगाया, या सॉरी यहाँ क्यों नहीं आपने जीपी लगा के, मैं एक्सपांड करने की सोच रहा हूँ, एक्सपांड करने के लिए मैं जीपी लगा रहा हूँ। समझ में आई ना बात? इसको पहले रेड्यूस करके पावर फिक्स करा दिया और फिर एक्सपांड ही कर रहा हूँ ना मैं, तो ये ऑलरेडी एक्सपांडेड है। समझ में आया ना? इसका पावर अगर 1 नहीं होता और कुछ होता, 2 3 4 5 ऐसा कुछ होता, तो मैं जीपी लगा के पहले उसको रेड्यूस करता और फिर एक्सपांड करता, क्योंकि एक्सपांशन में 1 अगर एक टर्म है तो एक्सपांशन बिल्कुल सिंपल बन जाता है, और वो 1 कौन लाके देता है हमें, जीपी। समझ में है ना? एक टर्म 1 लाने का काम कौन करता है, जीपी करता है। देन आगे बढ़ते हैं, दैट इज इक्वल, तो अब यहां का 1 लोगे तो यहां कौन का कौन लोगे, x टू द पावर 20, यहां 1 है और यहां कोएफिशिएंट कौन है, 1, माने 1 बनेगा, 1 into 1 प्लस यहां का x लोगे तो वहां का कोई नहीं ले सकते हो, क्योंकि x टू द पावर 19 लेना पड़ेगा, उसकी लिस्ट में x टू द पावर 19 नहीं है। समझ गई बात? यहां का 2 लोगे तो भी कुछ नहीं ले सकते हो, उसकी लिस्ट में 18 नहीं है, 3 17 नहीं है, 4 16 है, उस 16 का भी कोएफिशिएंट क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे आएगा 3c1, सॉरी यहाँ क्या किसका लिया था मैंने, 4 का लिया था ना, 4 का क्या आएगा, नीचे लिखना पड़ेगा 4, डिफरेंस 2 का है, ऊपर लिखना पड़ेगा 6 और उधर से लिखना पड़ेगा 1। माने लेना इसकी है आपको, उसके सबके 1 1 ही है, लेना किसके है आपको, इसके। मुझे लिखना इसलिए इस तरीके का है कि आपको समझ में आए कि 1 इसमें का तो उसमें का क्या लिया है आपने। प्लस 4 तक पहुंच गए हम, 5 नहीं ले सकते, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 ले सकते हैं क्योंकि इसमें 12 रहेगा। ठीक है, इसमें का जब मैं 8 लूंगा तो यहां लिखना पड़ेगा 8 और यहां लिखना पड़ेगा 10, और उसमें का 1, कोएफिशिएंट लिख रहे हैं हम। प्लस हाँ 8 तक पहुंच गए, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 यस,
इसमें का 12 तो उसमें का कौन ले सकता हूँ 8, ठीक है ना। तो क्या लिया था मैंने, इसमें का 12, तो यहाँ बनेगा 14, और उसमें का 8 लूंगा तो उसका कोएफिशिएंट कौन है, 1 है। ये यहाँ देखो, अगर यहाँ से नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ देख लो, ठीक है। अब कहाँ तक पहुँच गए, 12, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16, इसमें का 16 तो इसमें का कौन लेना पड़ेगा 4, तब 20 बनेगा। तो इसमें x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट है 1, और इसमें x टू द पावर 16 का कोएफिशिएंट कौन रहेगा 18c16 इंटू 1, प्लस अब इसमें का लोगे x टू द पावर 20 आखिरी वाला, तो इसमें का कौन लेना पड़ेगा x टू द पावर 0 माने 1 लेना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा C20 22, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा 1 बनेगा। क्लियर। अब इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट फाइनली द आंसर। समझ में आई बात। तो सिंप्लीफाई करो और फाइनली आंसर कैलकुलेट करो। सो नेक्स्ट वन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इसी की मैं बात कर रहा था जब भी उस क्वेश्चन में जिसमें बेगर्स को डिस्ट्रीब्यूशन हम सोच रहे थे। इन हाउ मेनी वेज कैन 15 आइडेंटिकल ब्लैंकेट्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 6 बेगर्स सच दैट एवरीवन गेट्स एटलीस्ट 1 ब्लैंकेट। जैसे उस क्वेश्चन वाले क्वेश्चन में 2-2 मार्क्स हर किसी क्वेश्चन को एटलीस्ट मिल रहे थे, वैसी सिचुएशन यहाँ पे दिया गया है। लेकिन उसमें इतनी ही सिचुएशन दिया था, इसमें और आगे सिचुएशंस है। एंड 2 पर्टिकुलर बेगर्स गेट इक्वल ब्लैंकेट्स एंड 3 पर्टिकुलर बेगर्स गेट इक्वल ब्लैंकेट्स। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड एक है जिसको आपको बहुत अच्छे से मार्क करके रखना है, 2 पर्टिकुलर एंड 3, जिसमें का पर्टिकुलर वर्ड बड़ा इम्पोर्टेंट है, माने ये फिक्स लोग हैं, फिक्स बेगर्स है, ठीक है ना। तो इसको 1 वे से ही आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। तो अब सपोज हम क्वेश्चन को समझने के लिए बेगर्स ले लो, B1, B2, B3, B4, B5, B6, 2 पर्टिकुलर वो ये दोनों ले लो B1 एंड B2। इनको क्या मिल रहा है, 2 पर्टिकुलर बेगर्स गेट इक्वल ब्लैंकेट्स। तो ये 2 पर्टिकुलर जो है इनको इक्वल ब्लैंकेट्स मिल रहे हैं। तो इनको सपोज नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स मिल रहे हैं A, ठीक है। 3 पर्टिकुलर बेगर्स ये ले लो B3, B4, B5, आप कोई भी ले सकते हो, मैंने फिक्स ये ले लिया, 1 वे से ही ले सकते हो इनको, इसीलिए मैं कोई भी 3 इसमें के फिक्स करा के मार्क करा रहा हूँ। इसको जितने ब्लैंकेट मिल रहे हैं उसको भी इतने ही मिल रहे हैं, इसको भी इतने ही मिल रहे हैं, तो हर किसी को ब्लैंकेट मिल रहे हैं सपोज B। यहाँ हर किसी को कितने मिल रहे हैं A। अब बचा हुआ ये है, इसको कितने ब्लैंकेट मिल रहे हैं, कंसीडर करो कि इसको ब्लैंकेट मिल रहे हैं C। ओके, अब टोटल ब्लैंकेट्स कितने हैं, 15 टोटल आइडेंटिकल ब्लैंकेट्स हमारे पास में है। तो इसको भी A मिल रहा है, इसको भी A मिल रहा है, माने B1, B2 टुगेदर गेटिंग ट्वाइस ए ब्लैंकेट। इसको भी B, इसको भी B, इसको भी B, माने B3, B4 एंड B5 टुगेदर गेटिंग 3B ब्लैंकेट्स, ठीक है। और इसको C। अब इसके लिए एक चीज ध्यान में रखने की है, इसके लिए वैसे तो सभी के लिए एक चीज ध्यान में रखने की, क्योंकि अब इक्वेशन बन रहा है, अब 0 अलाउड करना या नहीं करना ये सोचना पड़ेगा हमें।
तो एटलीस्ट 1 ब्लैंकेट सबको मिल रहा है, ठीक है। माने इसको 1 से गिनना चालू करोगे तो इसका 1 जादू की लकड़ी चल जाएगी तो 2 गिनने में आएगा, इसका 1 माने 3 गिनने में आएगा, और इसको 0 से गिन ही नहीं सकते हो, ना इसको 0 से गिन सकते हो ना इसको 0 से, तो इसको भी 1 से गिनना चालू करना पड़ेगा, इसको भी 1 से, इसको भी 1 से, इसका 1 1 ही रहेगा, इसका 1 3 बन के आएगा और इसका 1 2 बन के आएगा। माने एक्चुअली आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ढूंढना है। दैट मेनी विल बी द नंबर ऑफ possible ways of distribution of blankets in these 6 beggars according to this given condition। क्वेश्चन कहाँ था उसको हम अलजेब्रिक इक्वेशन पे पहुंचाए, और अलजेब्रिक इक्वेशन से अब क्वेश्चन किसका बन गया, मल्टीनोमियल थ्योरम का। क्लियर। तो यहाँ पे ये सब चीजें समझ गई, तो फिर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, यहां एक चीज ध्यान रहे, वेयर ए बी सी ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 1, बराबर है। वैसे एक चीज और डालना चाहिए, लेस देन और इज इक्वल्स टू 15, तो पता ही हमें 15 ही ब्लैंकेट बांटना है, ठीक है। तो ए बी सी क्या रहेगा, ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 1। अब लेस देन और इज इक्वल टू 15 में लेस देन इक्वल टू 15 तो वैसे लिखना ठीक नहीं है, क्योंकि एक को 15 दे दिए तो बाकी को 0 0 मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो सिचुएशन अगर आप क्या कहते हैं दूसरे किसी तरीके से करते हो बिना मल्टीनोमियल थ्योरम के, तो फिर आपको मेंशन करना जरूरी है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ, कितने ब्लैंकेट बांट रहे हो, 15, तो x टू द पावर 15 इन, इसको बांटो तो क्या बन जाएगा, 1 बांटोगे तो 2, 2 बांटोगे तो 4, 4 बांटोगे तो 3 बांटोगे तो 6, ठीक है, 4 बांटोगे तो 8, 5 बांटोगे तो 10, 6 बांटोगे तो 12, 7 बांटोगे तो 14 और 8 बांटोगे तो 16, ऐसे कुछ हो जाएगा। मैं जानबूझ के 14 तक लिख रहा हूँ, मुझे और भी चीज़ें आपको समझाने की है, इसलिए पूरी स्टेप्स, पूरी टर्म्स मैंने लिखा हूँ, बाद में हम रब करके रेड्यूस भी कर लेंगे। इनटू दूसरा 3b है, इसको 1 बांटोगे तो 3 गिनोगे, तो x टू द पावर 3 प्लस 2 बांटोगे तो 6, 3 बांटोगे तो 9, 4 बांटोगे तो 12, 5 बांटोगे तो 15, फिर इसको 1 बांटोगे तो 1 ही गिनोगे, तो x टू द पावर 1 प्लस x टू द पावर 2 सो ऑन x टू द पावर 15 तक जाएगा। ये क्या था, 14 था। क्लियर। अब यहाँ बच्चों ध्यान रहे, ये मैं ऐसा क्यों लिखा हूँ या इस क्वेश्चन से मैं आपको और क्या समझा देना चाहता हूँ। मल्टीनोमियल थ्योरम में 2 अलग अलग पार्ट है, ऐसे मैं बोला था, ये दूसरे पार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके न्यूमेरिकल्स देखो, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करूँगा ही करूँगा, लेकिन आपको न्यूमेरिकल करते समय समझना है कि ये न्यूमेरिकल मल्टीनोमियल का है। एक न्यूमेरिकल आपको याद दिला देता हूँ जो इसके पहले हम किए हैं। मैंने एक वर्ड ले लिया एग्जामिनेशन, ठीक है। इसमें से 4 लेटर्स मुझे लेना है और 4 लेटर का वर्ड बनाना है। वर्ड बनाना माइंड से निकाल डालो, वो परम्यूटेशन हो गया।
इसमें से 4 लेटर्स मुझे सिर्फ सिलेक्ट करना है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ देम। ठीक है, तो आप क्या करते थे, यहां पहले देखते थे कि कौन कौन रिपीट हो रहा है। 2 ए दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है, 2 एन दिख रहे हैं, 2 आई दिख रहे हैं, और 2 आई हो गए, 2 एन हो गए, बाकी सब डिफरेंट है ना। अब ई एक्स एम टी ओ, चेक कर लो एक बार। ठीक है, क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इससे मैं समझा देता हूं, माने आपको समझ में आएगा कि ये सब क्वेश्चंस हम किससे कर सकते हैं, मल्टीनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं। इसको करते समय हमने क्या किया था बताता हूं मैं। वर्ड बनाए थे हमने, माने परम्यूट किए थे। तो क्या किए थे हमने, केसेस बनाए थे। कंसीडर केस नंबर 1, कंसीडर ऑल द 4 लेटर्स आर डिफरेंट। तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 4 चॉइस करोगे और 4 को अरेंज करोगे, मीन्स 8p4 हो गया, सीधा सीधा 8p4 हो गया। केस नंबर 1 का आंसर आपने नोट डाउन करके रखा था, देखना है क्वेश्चन लिया हूं मैं, सेम क्वेश्चन। फिर 2 ऑफ 1 काइंड एंड 2 आर डिफरेंट। 2 ऑफ 1 काइंड माने 3 जोड़ी है, 3 में से एक जोड़ी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और बचे हुए 2 क्या है, डिफरेंट है। तो बचे हुए 2 डिफरेंट, ये सपोज जोड़ी आपने सिलेक्ट कर लिया, तो बचे हुए 2 डिफरेंट किससे, एन आई ई एक्स एम टी ओ, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर से आपको कितने लेटर्स चॉइस करना पड़ेगा, 2। अब ये 2 और ये 2 कितने हो गए, 4, और उसमें के 2 अलाइक है। समझ गए बात, ऐसा कुछ किए थे हमने, ये दूसरे केस का आंसर था। फिर तीसरी केस बनाए थे, 2 ऑफ अलाइक ऑफ 1 काइंड, 2 आर अलाइक ऑफ सेकंड काइंड। और इन तीनों केसेस का, चौथी केस नहीं बनती होगी तो इन तीनों केसेस के जो आंसर्स थे हमने ऐड किए थे और फिर हमारा फाइनल आंसर बनाया था। यहां सिचुएशन देखो क्या है, यहां सिचुएशन मिल रहे हैं ब्लैंकेट्स, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है ना। यहां 3 अलग अलग ब्रैकेट्स में आप काउंटिंग अलग अलग किए हो। ये सेम मल्टीनोमियल थ्योरम, सेम नहीं बोल सकता हूं मैं क्योंकि यहां पूरे के पूरे ब्लैंकेट्स क्या बोले हैं, आइडेंटिकल बोले हैं। यहां डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, उसमें के कुछ अलाइक है, ऐसे हो रहा है। तो यहां हम आगे चल के जो मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे उसकी सीडी है ये, ऐसे समझो, ठीक है ना। उसकी ये क्या है, सीडी है। तो इन क्वेश्चंस को करते करते हम उन क्वेश्चंस में जाएंगे और फिर इजीली उनको अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहां 2a है, मैं इनका डिवीजन नहीं, क्या डिवीजन, ओनली सिलेक्शन, परम्यूटेशन नहीं, परम्यूटेशन के नंबर ऑफ वेज अलग होते हैं, वो अभी नहीं समझा सकता हूं मैं यहाँ, उसके लिए वो पूरा मल्टीनोमियल ही मुझे समझाना पड़ेगा। तो यहां 2a है, माने 2 ऑब्जेक्ट आर अलाइक ऑफ 1 काइंड, 2 ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक ऑफ 1 काइंड। तो उसमें से कितने हो सकते हैं, 0, 1 या 2। कितने ए ले सकता हूं मैं, एक तो नो ए, 1a या 2a। ऐसी मैं n के लिए कर सकता हूं और ऐसी मैं i के लिए कर सकता हूं। तो ब्रैकेट टू द पावर 3। अब मेरे पास 4 डिफरेंट है, यहां ध्यान देना बच्चों, 4 ही है ना डिफरेंट, 5 डिफरेंट दिख रहे हैं।
मेरे पास कितने हैं? 5 डिफरेंट। ई के लिए क्या बोलूंगा मैं? एस और नो लूंगा या एस और नो, 0 या आएगा तो 0 टाइम, या फिर 1 से ज्यादा टाइम आएगा क्या? एक ही बार ई दिया है, तो यहां x टू द पावर 0 या x टू द पावर 1, ये e के लिए, सेम x के लिए, सेम m के लिए, सेम इसके लिए, सेम इसके लिए, पावर क्या हो गया इसका? 5। कितने लेटर्स हम सिलेक्ट कर रहे थे? 4। इसका कोएफिशिएंट ढूंढना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन दिस। एक ही स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। वहाँ 3 केसेस, और वो भी रिपीट ऑब्जेक्ट या ऐसी चीज़ें जब लिखते हो तब बड़ा कंफ्यूजन इसमें क्रिएट होता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया? सिलेक्शन, परम्यूटेशन नहीं। ओके, तो ये बिल्कुल कार्बन कॉपी नहीं है दोनों क्वेश्चंस। यहाँ क्या दिया है हमें? आइडेंटिकल गिवन है, ठीक है। सभी जगह हम ब्लैंकेट्स की बात कर रहे हैं, माने सभी जगह हम बी की बात कर रहे हैं। वहां वैसे नहीं, कहीं पे आई की, कहीं पे एन की, कहीं पे ए की, तो कहीं पे ई एक्स एम टी ओ की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो ये मल्टीनोमियल थ्योरम, इस थ्योरम के बाद अभी आपको आने वाला है, जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, पहले के न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें इस ब्रैकेट से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूं, इस ब्रैकेट से मैं एक्स क्यूब कॉमन निकाल सकता हूं, और इस ब्रैकेट से एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और एक्स, माने टोटल कितने एक्स हो गए? 6 एक्स मैं कॉमन निकाल सकता हूं, माने एक्स टू द पावर 6 आई कैन टेक आउट कॉमन। तो यहां मैं लिख देता हूं that is equals to coefficient of x to the power 15 in x to the power 6 into, पहला ब्रैकेट बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब सो ऑन, प्लस आखिरी का कौन कितना बनेगा? एक्स स्क्वायर निकाले थे तो एक्स टू द पावर 12 तक जाएगा ये, ठीक है ना। ये ब्रैकेट कहाँ तक जाएगा? x टू द पावर 12 इनटू, दूसरे ब्रैकेट में से मैं x क्यूब कॉमन निकाला था, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स पावर 3, ठीक है ना। कहाँ पे एक्स स्क्वायर? यहाँ x टू द पावर 3 हम कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा? x टू द पावर 2 बचेगा। कैसे? 3 बचेगा ना, x टू द पावर 3, यहाँ x टू द पावर 6, यहाँ x टू द पावर 9, और यहाँ x टू द पावर 3 लेके गए हम 12 इनटू, यहाँ से x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस x टू द पावर 40। क्लियर होगी बात? यहां एक मिस्टेक हुई है, एक्स स्क्वायर, यहां एक्स टू द पावर 4 चाहिए था, समझ में आई ना बात? और बाद में एक्स टू द पावर 12। हाँ, क्लियर हो गया? अब ये आप जानते हो, इसको क्या करेगा? ये घटाएगा। तो माने क्या करोगे आप? कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9 इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 6 प्लस सो ऑन, दूसरा है 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 9 प्लस सो ऑन प्लस एक्स टू द पावर 12 तक, और तीसरा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन टिल, या छोड़ो आखिरी का देखेंगे बाद में। अब यहाँ हमें
जीपी लगाना पुराएगा भी एक तरीके से और नहीं भी पुराएगा। ठीक है, जीपी लगाने के बाद में भी हमें एक्सपांशन करना ही है फिर वापस से, तो पहले से ये एक्सपांडेड है। और जीपी हम कब लगाते, जब यहाँ कोई पावर वगैरह होता तब लगाते, ठीक है ना। उस पावर को एक्सपांड करने के लिए दिक्कतें सामने आती है, इसलिए हम जीपी लगाते हैं। जीपी लगाने से 1 आ जाता है, पावर एक्सपांड करना सिंपल हो जाता है। अब डायरेक्टली वो एक्सपांडेड ही है। तो फिर पहले 2 ब्रैकेट को मैं मल्टीप्लाइड कर लेता हूं, ठीक है। तो पहले 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाइड करोगे, ओके, तो यहाँ 1 तो पूरे बनेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 6 प्लस सो ऑन प्लस एक्स टू द पावर 12 तक 1 से। जब 2 लोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स टू द पावर 5 बनेगा, एक्स टू द पावर 8 बनेगा, एक्स टू द पावर 11 बनेगा, एक्स टू द पावर यहाँ 11 बन रहा है, यहाँ 8 बन रहा है। इसके बाद आएगा 12 आएगा ना, तो 12 14 बनेगा, ठीक है। अब इतना एक्सपांशन लिखने की जरूरत आपको नहीं है। क्या ढूंढने जा रहे हो आप, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 9 ढूंढने जा रहे हो। तो ये पूरे एक्सपांशन में हम कहाँ तक लेके जाएंगे, 9 तक लेके जाएंगे। समझ में आई बात। तो 9 तक लेके जाना है मुझे, तो देखो इसे मैं कैसे लिखूंगा। अब यहाँ से 1 लिखूंगा तो 1 काम का है, एक्स क्यूब काम का है, एक्स टू द पावर 6 काम का है, एक्स टू द पावर 9 काम का है। बाकी के काम के 1 से मल्टीप्लिकेशन हो गया, ऐसे समझ लो। फिर किससे मल्टीप्लिकेशन करूंगा, 2 से। 2 से 1 को करूंगा तो एक्स स्क्वायर काम का है, यहाँ एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 8, एक्स टू द पावर 8 तक ही काम का है, बाद में बन रहा है 11। फिर 4 से मल्टीप्लाइड करूंगा, 4 से मल्टीप्लाइड करूंगा तो 1 को जब मल्टीप्लाइड करूंगा तो एक्स टू द पावर 4 काम का है, एक्स टू द पावर 7 काम का है, बाद में एक्स टू द पावर 10 बनेगा। फिर लूंगा मैं 6, तो एक्स टू द पावर 6 काम का है, एक्स टू द पावर 9 काम का है, बाकी के काम के नहीं है। फिर आएगा पावर कौन 8, तो एक्स टू द पावर 8 ही काम का है। फिर पावर आएगा 10, हो गया खत्म। ब्रैकेट क्लोज करो। बचा हुआ तीसरा ब्रैकेट कौन सा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है ना। 1 प्लस एक्स प्लस सो ऑन माने कहाँ तक जा रहा है, 15 तक जा रहा है। जितने काम के उतनी लेना है हमें आफ्टर ऑल। हाँ, अब कोएफिशिएंट ऑफ, अब डायरेक्टली करेंगे। यहाँ का 1 लूंगा तो यहाँ का कौन लूंगा मैं, एक्स टू द पावर 9 लूंगा ना। 1 और वहाँ का 1 माने 1 प्लस यहाँ का 3 लूंगा तो यहाँ का कौन लूंगा, 6 1। यहाँ का 6 लूंगा तो वहाँ का कौन लूंगा, 3। यहाँ का 9 लूंगा तो वहाँ का कौन लूंगा, 1। अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, फिर से पावर लेस हो रहे हैं। समझ में आई ना बात। यहाँ का 2 लूंगा तो इसका कौन लूंगा, 7, उसका 1। यहाँ का 5 तो उसका 4, फिर 1। यहाँ का 8 तो उसका 1। यहाँ का 4 तो उसका 5। यहाँ का 7 तो उसका 2। यहाँ का 6 तो उसका 3। यहाँ का 9 तो उसका 1। यहाँ का 8 तो उसका x। इतने 1 आ गए। समझ में आई ना बात। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, कितने एक्स स्क्वायर आ रहे हैं, कितने एक्स क्यूब आ रहे हैं, वो काउंट करके लिखो। तो ये इतने बार करने से बच जाओगे, लेकिन वो तो काउंट करना ही पड़ेगा ना, वो स्टेप आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। तो उससे अच्छा है यही फटाफट जितने 1 लिखने दिख रहे हैं उतने 1 लिख लो, जो इतने काम के हैं। तो यहाँ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो मेरा आंसर तो आ रहा है यहाँ पे 12, माने 12 पॉसिबल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उन 6 बेगर्स में रिक्वायर्ड गिवन कंडीशन से ब्लैंकेट्स, आइडेंटिकल ब्लैंकेट्स क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। है सिंपल। ध्यान रहे बच्चों, ये एक पूरा टेक्निक वाला काम है। ये आपको पहला स्टेप सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्वेश्चन रीड करके उसको अलजेब्रिकली टर्न करके पहला स्टेप लिखना। और बाकी का जो आप कर रहे हो ना, ये बिल्कुल ही कोई खास कैटेगरी का अलजेब्रा नहीं है। ब्रैकेट को रिमूव करना, ठीक है ना, पावर्स को ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, कब सबट्रैक्ट करना है, कब ऐड करना है, यही सब चीज़ें आप कर रहे हो जो बिल्कुल 6-7 स्टैंडर्ड में किए हो। समझना आपको यही चीज़ है, सिर्फ लिख लो। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज कैन 14 आइडेंटिकल टॉयज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 बॉयज सो दैट ईच वन गेट एटलीस्ट 1 टॉय एंड नो 2 बॉयज कैन गेट इक्वल नंबर ऑफ टॉयज। मैंने अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में कहा था आपको कि क्वेश्चन जो भी हम लेते हैं वो पायलट क्वेश्चन होता है। पायलट क्वेश्चन माने उस प्लेन में एक ही डेस्टिनेशन पे जाने वाले बहुत सारे पैसेंजर हो सकते हैं। पायलट जहां लेके जाएगा, जिस तरीके से लेके जाएगा उस डेस्टिनेशन पे, वो सभी पैसेंजर्स जाएंगे। ठीक है, पैसेंजर्स कौन से बैठेंगे, जिनको उसी डेस्टिनेशन पे जाना है वो बैठेंगे। ये पायलट क्वेश्चन है। इसके सिमिलर क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे, लेकिन डेस्टिनेशन उनका क्या रहेगा, एक ही जगह उनको जाना है। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ मैं कि ये पायलट क्वेश्चन कैसे कहा जाता है इसे, या ये किन क्वेश्चंस को कंप्राइज करता है। ये थ्योरी क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज कैन 14 आइडेंटिकल टॉयज, 14 आइडेंटिकल टॉयज हमें गिवन है, बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 बॉयज, 3 बॉयज है। ठीक है, सपोज वो बॉयज है ए बी सी, सो दैट ईच वन गेट एटलीस्ट 1 टॉय। अभी तक हम सबको 1-1 बांट देते थे। अब बचे कितने, 11। अब 11 में 0 भी अलाउड रहेगा, ऐसा सोच के हम न्यूमेरिकल करते थे। लेकिन आगे उसने क्या बोल दिया, एंड नो 2 बॉयज कैन गेट इक्वल नंबर ऑफ टॉयज। किसी भी 2 बॉयज को इक्वल टॉयज नहीं मिल रहे। सपोज इसको टॉयज मिल रहे हैं x, इसे टॉयज मिल रहे हैं y, और इसे टॉयज मिल रहे हैं z। तो यहां मीनिंग क्या हो गया, x इज नॉट इक्वल्स टू y इज नॉट इक्वल्स टू z। इसको x मिल रहा है, इसको y मिल रहा है, इसको z मिल रहा है। दूसरा मीनिंग क्या हो गया, एंड x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू कितने हैं टोटल, 14। माने यही क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता था, कैसे, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू 14 सच दैट x इज नॉट इक्वल्स टू y इज नॉट इक्वल्स टू z एंड x इज ग्रेटर देन एंड सच दैट। कैसे आता था यही क्वेश्चन, यहां मैं क्वेश्चन बना के लिखता हूं, और फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन
x plus y plus z is equals to 14 such that x is not equals to y is not equals to z and y comma z greater than or is equals to 1 belongs to and all belongs to z, या फिर x कॉमा y कॉमा z बिलोंग्स टू z प्लस, ऐसे लिख लो। z प्लस माने 1 से ही चालू करोगे ना आप, 0 तो आएगा नहीं उसमें और इंटीजर ही आएंगे। सेम क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसका जो मैंने पहले का क्वेश्चन लिया वो भी इससे रिलेट करता है। उसमें देखो पहले के क्वेश्चन में टू पर्टिकुलर बेगर्स वेयर गेटिंग इक्वल नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स एंड 3 पर्टिकुलर वर्ड को मैंने अंडरलाइन करने को बोला था। यहां इसने क्या बोला है, x इज नॉट इक्वल्स टू y इज नॉट इक्वल्स टू z। इसके तो बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं ना। सबसे छोटा x होगा, उससे बड़ा y होगा, उससे बड़ा z होगा, सबसे छोटा y होगा, उससे बड़ा x होगा, उससे बड़ा z होगा, सबसे छोटा z होगा, उससे बड़ा x होगा, उससे बड़ा y होगा। ऐसे लगभग आप 6 मीनिंग निकाल सकते हो। कितने मीनिंग? 3 फैक्टोरियल वे से उनको सजा सकते हो, माने 6 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन रही है। क्लियर? तो ये सब पॉसिबिलिटीज भी हमें इस क्वेश्चन में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों वही है, क्वेश्चन को पढ़ के अलजेब्रिकली उसको एक्सप्रेस करना। अब ये क्वेश्चन को पढ़ के अलजेब्रिकली तो मैंने एक्सप्रेस कर दिया, लेकिन ये भी अधूरा है, इसको भी अब आगे मुझे सोचना है, क्योंकि ये कंडीशंस उसमें क्या होनी चाहिए, फुलफिल भी करनी चाहिए। ओके, तो चलो चलते हैं, इसे समझ के देखते हैं। लेट द 3 बॉयज आर गेटिंग x, y एंड z टॉयज। यहां हम नंबर ऑफ टॉयज की बात कर रहे हैं, मतलब इसकी ही बात कर रहे हैं हम। समझ में आ रहा है ना? ये डायरेक्टली गिवन है, ये यहाँ पे इनडायरेक्टली है। टॉय है तो आप टुकड़े टुकड़े करके नहीं दोगे टॉय के, इसको आधा दे दिया, उसको आधा दे दिया, इसको 1/3 दे दिया, ऐसे नहीं करोगे। तो बंदा टॉय दोगे अच्छा या नहीं दोगे? यहाँ तो देने को ही बोला है, एटलीस्ट 1। हाँ, तो लेट द 3 बॉयज आर गेटिंग x, y एंड z टॉयज such that x plus y plus z is equals to 14। हो गया फॉर्मूलेट। अब as no 2 boys are getting equal number of toys, therefore consider, ये हम कंसीडर कर रहे हैं बच्चों, ऐसी तो 6 पॉसिबिलिटीज है, हम एक पॉसिबिलिटी कौन सी कंसीडर कर रहे हैं? कंसीडर x इज लेस देन y इज लेस देन z। तो यहां अब मुझे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, इन इक्वेशन बन रहा है ना। यहां क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन बनाने के लिए या इक्वेलिटी बनाने के लिए। तो लेट, इससे आगे बढ़ता हूं मैं, लेट x इज इक्वल्स टू x1। ओके, अब y x से बड़ा है, तो ये x उधर जाएगा, ध्यान रखना है, ये x उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। माने क्या बन जाएगा? ये चीज समझ के रखना अच्छे से, ये मैं पहले भी समझा चुका हूं आपको। y माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 बन रहा है, सिर्फ ग्रेटर देन 0, तो उसका मीनिंग क्या हो गया? ट्वाइस बांट रहे हो ना आप, ग्रेटर देन 0 माने 0.5 टॉय, तो फिर 1 टॉय या 1 से
ज्यादा टॉय उस क्वेश्चन के लिए और इस क्वेश्चन के लिए क्लियरली कंडीशन इज गिवन x, y, z बिलोंग्स टू z प्लस। क्लियर? तो x माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1। तो x2 कंसीडर करो, x माइनस वाई नहीं, क्या y माइनस x, एंड x3 कंसीडर करो, क्या कंसीडर करो, z माइनस वाई। समझ में आया ना? z y से बड़ा है तो इतना ही देखो ना, अब ये y उधर जाएगा तो z माइनस वाई ग्रेटर देन 0, माने z माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। उसका काम हमें थोड़ी देर बाद है, ठीक है? दैट इज x इज इक्वल्स टू x1, x2 इज इक्वल्स टू y माइनस x1 एंड x3 is equals to z माइनस y। y क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2। समझ में आई ना बात? यहां क्या किया मैंने, x का वैल्यू x1 प्लेस कर दिया, यहां z एज इट इज रहने दिया, माइनस y का वैल्यू क्या आएगा, x1 प्लस x2, तो y का वैल्यू प्लेस कर दिया। देयरफॉर एडिंग ऑल थ्री, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू x1 प्लस वाई माइनस x1 और y माइनस x1, या एक मिनट थोड़ा सा इसे एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। दिस विल इम्प्लाई x इज इक्वल टू x1, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू y, x1 इज इक्वल टू x, ऐसे लिख लेता हूं, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू y एंड x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू z। अब ऐड कर लेते हैं, एडिंग ऑल द थ्री, देयरफॉर x1 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z। देन 2 बार x1 आ रहा है, 2 बार नहीं 3 बार x1 आ रहा है, 2 बार x2 आ रहा है और 1 बार x3 आ रहा है, और x प्लस वाई प्लस जेड आपके पास में क्या है। समझ में आई बात? अब बन रहा है आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में क्या है, वेयर x1 कॉमा x2 कॉमा x3 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1 है, जो मैं इधर समझा दिया हुआ आपको। क्लियर? क्यों ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1 है, वो ग्रेटर देन 0 है एक्चुअली, लेकिन इंटीजर होने की वजह से क्या आएगा, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1 आएगा। बन गया इक्वेशन। अब इसके जितने पॉसिबल सॉल्यूशंस रहेंगे वो हो गया किसके लिए, इसके लिए सिर्फ। और इसको कितनी वे से हम सजा सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वे से, माने 6 वे से। माने इसके आंसर को आप क्या करोगे, 6 से मल्टीप्लाइड करोगे। तो यहां पे हियर पॉसिबल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, ये पर्टिकुलर इक्वेशन हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 14 इन, इसको 1 दोगे तो 3 गिनोगे तो क्या आएगा, x टू द पावर 3, 2 दोगे तो 6 गिनोगे, 3 दोगे तो 9 गिनोगे, 4 दोगे तो 12 गिनोगे और 5 दोगी नहीं, क्योंकि 14 से ज्यादा बन जाएंगे वो। क्लियर? ये भी काम का नहीं आएगा शायद 12 वाला। फिर इसको 1 दोगे तो 2 गिनोगे तो क्या आएगा, 2, 4, 6, 8, ठीक है ना, सो ऑन। कितना दे सकते हैं, 7 है ना,
14 तक। फिर इसको 1 दोगे तो बेचारे को 1 ही मिलेगा। क्लियर? हर ब्रैकेट में से यहां से x³ x² x माने x टू द पावर 6 कॉमन निकल रहा है, जो इसमें से घट जाएगा तो क्या बचेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8 इन क्या बनेगा यहाँ पे 1 प्लस x का क्यूब, x का पावर 6, x का पावर 9, ओके सो ऑन। छोड़ देते हैं इसे। दूसरा x² कॉमन निकाले हो आप, 1 प्लस x² x का पावर 4, x का पावर 6 सो ऑन। फिर x तो 1 प्लस x प्लस x² प्लस सो ऑन। छोड़ो इसको भी, ठीक है। अब तो वही बात बन गई जो जभी के क्वेश्चन में हमने किया। ये बच्चों बाकी का सब कुछ सिंपल है, सोचना आपको इतना भी मुश्किल नहीं है और उतना भी सिंपल नहीं है मल्टीनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन करना। लेकिन मल्टीनोमियल थ्योरम के एप्लीकेशन से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली और बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो सकते हैं, क्रैक हो सकते हैं। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब इस फ्रेम को आप अच्छी तरीके से समझोगे। क्या कहा था मैंने, ये पायलट एग्जाम्पल दूसरा बन गया, ऐसे ही तीसरा, इस पायलट के साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स और बन सकते हैं। आपको ये समझ के रखना है कि यार ये नॉट एनी टू इक्वल माने तीनों अनइक्वल हो गए, तो फिर अब यहाँ पे पर्टिकुलर केस तो गिवन नहीं है। लास्ट केस में, लास्ट क्वेश्चन में पर्टिकुलर 2 बेगर्स, पर्टिकुलर 3 बेगर्स ऐसे बोला गया था, तो हमने 1 वे से लिया था। नहीं बोला होता तो उनको 2 फैक्टोरियल वे से लेते और इनको 3 फैक्टोरियल वे से ले लेते थे। तो यहां आगे बढ़ते हैं, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8 इन। अब कोई भी 2 ब्रैकेट को पहले रिमूव कर दो तो 1 x² x टू द पावर 4 x टू द पावर 6 x टू द पावर 8 इतने काम के हैं। फिर 3 लोगे तो x³ बनेगा, x5 बनेगा, x7 बनेगा, बाद में बड़ा बन रहा है। 6 लोगे तो x6 लोगे, x8 लोगे, बाद में बड़े बन रहे हैं। 9 लोगी नहीं। फिर ये वाला ब्रैकेट 1 प्लस एक्स प्लस सो ऑन प्लस एक्स टू द पावर, कहाँ तक जा रहा था ये, 14 तक जा रहा था। चलो यहाँ नहीं लिखे तो भी चलेगा 14, क्योंकि अब हम बायोलॉजी की समझ रहे हैं। यहाँ का 1 लोगे तो वहाँ का कौन लोगे, 8, तो उस 8 का कोएफिशिएंट कौन है, 1। यहाँ का 2 लोगे तो वहाँ का 6, 4 लोगे तो 4, 6 लोगे तो 2, 8 लोगे तो 1, 3 लोगे तो 5, 5 लोगे तो 3, 7 लोगे तो 1, सॉरी हाँ x का पावर 1, 6 लोगे तो x का पावर 2 और 8 लोगे तो फिर से 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 किसके सॉल्यूशन हो गए, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के, माने इस पर्टिकुलर कंडीशन के। समझ गए? तो लास्ट में आप कहा लिखोगे, क्वेश्चन मिटा देता हूं मैं, क्वेश्चन लिख लियो ना आप, तो यहां थोड़ा स्पेस बना के लास्ट में आप क्या बोलोगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन, बट this is for only x is less than y is less than z. These 3 can be arranged
in this inequality in 3 factorial ways. Therefore, number of required distribution इज इक्वल टू क्या होगा 10 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा 10 इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट इज 10 इंटू 6, द आंसर इज कमिंग 60। थोड़ा सा क्वेश्चन रीड करने में थोड़ा भी आप अपने माइंड से समझे, गलत भी हो सकता है वो सही भी हो सकता है, हर कोई एक ही क्वेश्चन पढ़ के अलग अलग सेंस निकालता है उसमें से, और उस सेंस को ही वो करेक्ट मानते हुए क्वेश्चन में मेथड्स अप्लाई करता है, और इसीलिए चारों ऑप्शंस निकलते हैं 4 अलग अलग ग्रुप्स के स्टूडेंट के, ठीक है, और चारों अपने अपने आप को करेक्ट ही लगेंगे। तो यहाँ प्रॉपर मीनिंग ऑफ दैट न्यूमेरिकल, ठीक है, मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ दैट न्यूमेरिकल, ये निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। लिख लो अब। Next one is find the number of positive integral solutions for x comma y comma z such that x y z is equals to 24। अभी तक हमने सम वाले क्वेश्चंस देखे, ये क्या दिख रहा है हमें, प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। अब इसे समझे कैसे, माने किस तरीके से करना है, मल्टीनोमियल यूज होगा या फिर बेसिक जो हम फॉर्मूलाज पढ़े हैं उनका यूज करके हम कर सकते हैं, ये सब अब देखते हैं। तो पहले इक्वेशन है, जो गिवन इक्वेशन है वो मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 24। एक्स वाई जेड ये तीनों प्रोडक्ट में है, तो यहाँ इसके जितने पॉसिबल प्राइम फैक्टर्स बनते हैं वो सब मेंशन कर लेता हूँ। तो क्या क्या बनेगा, 2 इंटू 12, 2 इंटू 2 इंटू 6, ठीक है, और एक मिनट थोड़ा 24 ही गिवन है, हाँ ओके, 2 इंटू 2 इंटू 6, देन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, लाइक दैट यू कैन राइट इट। माने एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3 इंटू 3। यहाँ इस तरीके से इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। अब यहाँ मैं 3 जो है एक्स वाई जेड की जगह मुझे 3 लिखना है, तो 3 जो है मैं 3 वे से लिख सकता हूँ, और मुझे 2 जो लिखना है, ठीक है ना, 2 यहाँ 3 प्लेसेस बना लेते हैं, एक्स वाई जेड, ये वाला 3 अकेला है, तो 3 कैन बी रिटन इन 3 वेज। एक तो मैं 3 यहाँ लिख सकता हूँ, या यहाँ लिख सकता हूँ, या यहाँ लिख सकता हूँ। यहाँ लिखने के 1 वे, यहाँ लिखने का 1 वे, यहाँ लिखने का 1 वे, माने 3 कैन बी रिटन इन 3 डिफरेंट वेज, ठीक है। अब हमारे पास में दूसरा लेटर कौन सा है, 5 है, सॉरी दूसरा लेटर कौन सा है, 2। 3 के बारे में तो समझना बहुत सिंपल है, वैसे ही 2 यहाँ क्या बात हो रही है, 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है और 3 है, माने 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आपको क्या करने के हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने के हैं। 0 इज अलाउड, 0 इज अलाउड। यहाँ एक चीज ध्यान रखना, आप जैसे मैंने 0 इज अलाउड बोला वैसे सोच में गिर गए कि 0 अलाउ करेंगे तो प्रोडक्ट ही 0 आ जाएगा। यहाँ ध्यान रहे बच्चों, 0 अलाउड होने का मीनिंग है 1, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन में नो फैक्टर इज अलाउड, तो ऐसे समय क्या कंसीडर किया जाता है, 1 कंसीडर किया जाता है, या फिर x टू द पावर 0,
दैट इज 1। तो 2 यहाँ पे 0 टाइम आ सकता है, 1 टाइम आ सकता है, 2 टाइम आ सकता है, या फिर 3 टाइम आ सकता है। 3 प्लेसेस उसके लिए गिवन है। माने यहाँ अगर मैं ये 3 का समझ लूँ और इस 3 को यहाँ से हटा दूँ, तो अब मुझे इस 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स 2 को 3 बेगर्स में बांटना है। कितने बेगर्स में बांटना है? 3 बेगर्स में बांटना है। तो मैं अगर 3 + 3 - 1 C 3 - 1 से करूं, क्योंकि 0 इज अलाउड। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 0 इज अलाउड मीन्स नो 2 इज देयर। नो 2 इज देयर मीन्स व्हाट इज देयर? 1 इज देयर। ठीक है ना। यहां पे समझो मैं एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 24 है, मैं पूरा का पूरा जेड अगर 24 लिख दूं और आंसर मेरा 24 है, तो जाहिर सी बात क्या है, एक्स और वाई की वैल्यूज क्या होगी? 1 होगी। समझ में आई बात? मैं अगर इसे ऐसा रिप्रेजेंट कर लूं, कैसा? 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू जेड इज इक्वल टू 24, तो यहाँ जेड को कुछ नहीं मिला, माने जेड का खुद का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। ये ध्यान में रखो। तो 0 इज अलाउड मैं जब भी बोल रहा हूं तो मल्टीप्लीकेशन में उसका मीनिंग क्या लेने का? 1 नाम का फैक्टर वहां पे है, ऐसे समझ लेना। और जब सम में बोलते हैं 0 इज अलाउड, तो एक्चुअल 0 इज अलाउड। क्लियर? तो ये चीज यहां ध्यान में रखना। तो अब एक्सप्लेनेशन तो दे दिया हूं मैं, डायरेक्टली आंसर मेंशन करते हैं। नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस। रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस मींस पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो 3 को 3 वे से बांट दिया। फिर 3 + 3 - 1 C 3 - 1 n + r - 1 C r - 1 वे से। ये कब हम यूज करते हैं? जब 0 अलाउड होता है तब यूज करते हैं। माने आंसर क्या बनेगा? 3 × 5C2 दैट इज 3 × 5/2 × 4/1 दैट इज 10 3s are 30। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हियर वी आर गेटिंग 30। तो 30 ऐसे पॉसिबल हमारे यहाँ पे क्या बन रहे हैं? सॉल्यूशंस बन रहे हैं। क्लियर होगी बात? लिख लो। हाँ, नेक्स्ट वन इज कंसीडर द इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू 1/3 वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू n। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। नेचुरल सॉल्यूशंस हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है ना। नेचुरल सॉल्यूशंस निकालना है मीन्स यहाँ एक्स और वाई का वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकता है, डिनोमिनेटर्स दे आर। और दूसरी चीज 1 से स्टार्ट हो सकता है, माने x का वैल्यू 1 2 3 y का इस तरीके का हो सकता है। प्रॉब्लम यह है कि ये सब डिनोमिनेटर में बैठे हुए हैं। ठीक है ना। यहाँ हम जो फॉर्मूला पढ़े हैं n + r - 1c r - 1, उसको सम या प्रोडक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा अभी हमने देखे हैं। तो इसके लिए पहले इस इक्वेशन को हमें सम या प्रोडक्ट में रेड्यूस कर सकते हैं क्या, ये सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले इक्वेशन को लिखते हैं 2 डिवाइडेड बाय एक्स 5 डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू 1/3। देन हियर इट विल बिकम 2y + 5x डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल टू 1/3। देन 6 पहले x वाला लिख लेता हूँ मैं, क्या बनेगा ये 15x + 6y इज इक्वल टू xy। अब ये तो कुछ ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन फिर प्रॉब्लम किसका है? xy का है, क्योंकि यहाँ पे सम दिख रहा है और यहाँ क्या दिख रहा है हमें? प्रोडक्ट दिख रहा है। मुश्किल है थोड़ा।
तो फिर एक काम करते हैं, इसे फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। तो फैक्टराइज ये कैसे होगा, तो 15x प्लस 6y माइनस XY इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब 15 6 90, 90 दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना, दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, 90 ऐड कर लेते हैं। तो 15x प्लस 6y माइनस XY प्लस 90 इज इक्वल्स टू 90। अब देखते हैं कुछ पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है क्या। तो ये दोनों XY वाली टर्म दिख रही है, इसमें से x अगर कॉमन निकाल लूँ तो 15 माइनस y बचेगा, ठीक है। इन दोनों में से 6 अगर कॉमन निकाल लूँ, यहाँ माइनस साइन का प्रॉब्लम जा रहा है, माइनस XY था, 15 माइनस y, यहाँ से अगर मैं 6 कॉमन निकाल लूँ तो y प्लस 15 ऐसे बन रहा है इज इक्वल्स टू 90, ठीक है। एक नेगेटिव बन रहा है, एक पॉजिटिव बन रहा है, माने हमें और कुछ इसमें हाथ पैर चलाना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं हम अभी, हाँ, माइनस कॉमन कहाँ से, इन दोनों में से, तो ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है ना। 90 मैंने दोनों साइड ऐड किया है। एक बार रीचेक कर लेते हैं, पहले तो क्वेश्चन रीचेक कर लेता हूँ मैं, प्लस दिया है या माइनस दिया है बीच में, 2/x प्लस ही दिया है, ठीक है। तो इसे सब कुछ करेक्ट है, इसे थोड़ा रीडेकोरेट कर लेते हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 15x माइनस XY प्लस 6y प्लस 90 इज इक्वल्स टू 90, ऐसा थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं। यहाँ से अगर मैं दोनों में से x कॉमन निकाल लेता हूँ तो 15 माइनस y, यहाँ से प्लस 6 कॉमन निकाल लेता हूँ तो y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 90। ऐसा सिचुएशन हमें फेस करना पड़ रहा है, एक ब्रैकेट कॉमन नहीं निकल रहा है। तो अब माइनस साइन एडजस्ट करने के लिए प्लस 90 जो दोनों तरफ हमने किया, प्लस 90 माइनस 90 अगर करते हैं, या फिर दोनों तरफ माइनस 90 करके देखते हैं, माइनस 90 हियर राइट माइनस 90, देन x इफ टेकन कॉमन तो 15 माइनस y प्लस 6 इज टेकन कॉमन तो y माइनस 15 इज इक्वल्स टू माइनस 90। ऐसे करके देखते हैं, यहाँ से फिर से माइनस साइन कॉमन निकलेगा तो 15 माइनस y, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल लिया तो 15 माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 90, देन x माइनस 6 इंटू 15 माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 90। हम अलग तरीके से भी माइनस साइन एडजस्ट कर सकते हैं, अभी चलो मैंने ऐसे इसको छेड़ दिया हो तो ऐसे ही कंप्लीट कर लेता हूँ। इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लो फिर से, तो ये प्लस 90 बन जाएगा। ओके, अब जितना भी आप सिंपल तरीके से कर सकते हो कर लो, मैंने ऐसे छेड़ लिया इसलिए ऐसे ही मैंने कंप्लीट इसे कर लिया। क्लियर होगी बात। तो क्या हो गया, x माइनस 6 इंटू वाई माइनस 15 इज इक्वल्स टू 90। ऐसे मेरे दो फैक्टर्स बन गया। अब बन गया प्रोडक्ट। अब किसका प्रोडक्ट बन गया, इन दोनों का प्रोडक्ट बन गया। अब इसे मैं x माइनस 6 इंटू वाई माइनस 15 इज इक्वल्स टू 90 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो 2 इंटू 45, 2 इंटू 3 इंटू 15, 2 इंटू 3 इंटू 5, तो यहाँ पे 2 1 टाइम, 3 2 टाइम और 5 1 टाइम आ रहा है। ओके, इसके जो तीन फैक्टर्स है 2, 3 और 5, दैट इज 2,
3 3 5, 3 2 टाइम्स आ रहा है। तो इसमें से कितने वे से इन फैक्टर्स को बांट सकते हो आप इनमें, दैट विल बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या था, 24 था। हमने जितने प्रकार से 24 के प्राइम फैक्टर्स को बांट सके उतने पॉसिबल क्या हो रहे, इसमें सॉल्यूशंस हो रहे थे। तो हम उतने प्रकार से इनको अब बांटेंगे। तो यहां पे 2 can be distributed, number of ways in which 2 can be distributed, number of ways in which 2 can be distributed is equals to, कितने 2 है, 1। तो 2 आंसर होंगे इसके, नो 2 1 2। नो 2 माने 1 हो गया, जब भी मैंने समझा के दिया। 2 नहीं लेना माने 1 लेना, ऐसे इमेजिन करो, या दूसरा कोई फैक्टर रहेगा। हम सिर्फ 2 के बारे में सोच रहे, तो 2 टू द पावर 0 या 2 टू द पावर 1। तो कितने वेज है, 2 टू द पावर 0 या 2 टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 2 वेज है। नंबर ऑफ वेज इन विच 3 कैन बी, 3 नहीं, कौन सा था दूसरा फैक्टर, हाँ 3 है ना, 3 2 बार आ रहा है, 3 कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, या फिर 3 स्क्वायर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। वैसे तो 3 ही लिखना चाहिए, इधर ही है स्क्वायर, मैं 3 ही लिखता हूँ यहाँ पे सिर्फ। तो 2 बार 3 है, तो 3 पॉसिबिलिटीज रहेंगी इसकी, नो 3 1 3 2 3, माने 3 टू द पावर 0 या 3 टू द पावर 1 या 3 टू द पावर 2, माने कितने वेज है इसके, 3 वेज है। नंबर ऑफ वेज फाइव कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो क्या आएगा, 5, एक ही 5 है, तो आपके पास में आएगा 5 टू द पावर 0 या 5 टू द पावर 1, मीन्स ये आएगा 2 वेज से। समझ में आई बात, माने टोटल अब कितने बनेंगे हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 3 वेज। तो देयर फोर नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सोल्यूशंस इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 12। तो ऐसे इसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है, 12 टोटल सॉल्यूशंस। पहले क्वेश्चन हमें अलाउड ही नहीं कर रहा था, यहाँ तक पहुँचने के बाद मैं खुद फैक्टराइजेशन में कंफ्यूज हो गया। ठीक है, इसको आप कम स्टेप कर लेना, मैंने पूरा लॉन्ग कट हो गया मेरे हाथ से वो। ठीक, फिर समझ में आया कि 2 बार माइनस साइन एक ही जगह से कॉमन निकालना पड़ा मुझे, तो ये एडजस्टमेंट मुझे करना पड़ा। और फिर यहाँ राइट साइड में मुझे एक पॉजिटिव नंबर मिला जिसका मैं फैक्टराइजेशन किया। क्लियर, यहाँ फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन ये लिखा है, और यहाँ लिखा है x, y बिलोंग्स टू n। जो भी सॉल्यूशन मिलेंगे उसमें x और y क्या रहेंगे, नेचुरल नंबर्स ही रहेंगे, ये आपको समझ में रखना है, लिख लो। Next one is find the number of integers lie between 1 and 10 to the power 6 and which have the sum of the digits equal to 12। किसी भी वे से ये क्वेश्चन मल्टीनोमियल का हमें दिख नहीं रहा है, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू गिवन ग्रुप्स, गिवन नंबर ऑफ ग्रुप्स
इस टाइप के सेक्शन में क्वेश्चन नहीं बैठते हुए दिख रहा है। क्वेश्चन को ठीक से ऑब्जर्व करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स लाई बिटवीन 1 and 10 to the power 6, ठीक है, एंड विच हैव सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल्स टू 12। मैं इंटीजर्स बना के बताता हूं आपको कुछ। 1 and 10 to the power 6 के बीच में 1 डिजिट के नंबर हो सकते हैं, 2 डिजिट के नंबर हो सकते हैं, 2 डिजिट के इंटीजर्स बोलेंगे जिनको हम, 3 डिजिट के हो सकते हैं, 4 ऐसे कितने डिजिट के हो सकते हैं, 6 डिजिट के हो सकते हैं, 7 नहीं, क्योंकि बिटवीन बोला है। 1 डिजिट आएगा, 1 नहीं आएगा, लेकिन 2 तो आएगा ना। बिटवीन 1 एंड ऐसे बोला है तो 1 नहीं आएगा, तो कौन आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे डिजिट्स आते जाएंगे, ऐसे इंटीजर्स आते जाएंगे। लेकिन आगे उसने क्या बोला है, सम ऑफ द डिजिट्स इक्वल टू 12 भी बोला है, तो 1 डिजिट में कभी सम 12 आएगा ही नहीं, क्योंकि इंटीजर्स कौन से बनेंगे आपके, 2 से लेके 9 तक एक ही डिजिट है, सम कभी 12 आएगा क्या, नहीं। तो 1 डिजिट वाले आपने माइंड से, वैसे तो पूरी ही माइंड से निकालने वाला हूं मैं, लेकिन सबसे पहले कौन से माइंड से निकल गए हमारे, 1 डिजिट वाले, तो इनको हटा दिया। अब 2 डिजिट वाले नंबर ऐसे बनेंगे जिनका सम क्या रहेगा, सम रहेगा 12 होना चाहिए। 3 डिजिट के, थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं, 3 डिजिट का नंबर ऐसा बनेगा, इन डिजिट का सम क्या रहना चाहिए, 12। 4 डिजिट का कुछ ऐसा बनेगा जिसका सम डिजिट्स का क्या रहना चाहिए, 12। और 5 डिजिट छूट गया क्या मेरे हाथ से, एक 5, 2, 3, 4, 5 और लास्ट में आएगा 6। यहाँ कितने डाल दिए मैंने, 5 डाल दिए, ओके। यहाँ 5 चाहिए थे, 4, 5, और आखिरी में कितने चाहिए थे, 6, ओके। यहां सपोज वो नंबर कुछ ऐसा है, तो मैं उसको ऐसा लिख देता हूं, लिख दूं, इसको ऐसा लिख देता हूं, हो गया 2 डिजिट का, समझ में आई ना बात। इसे ऐसा लिख देता हूं, ABC, इन तीनों में क्या लिख देता हूं, ये हो गया 3 डिजिट का। अब समझ ही गए यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, 2 बॉक्स और लगा दूंगा, ABCD लिख दूंगा और दोनों में 0 डाल दूंगा। यहाँ एक बॉक्स और लगा दूंगा और ABCDE तक डाल दूंगा और वहाँ पे F तक डाल दूंगा। माने मुझे 6 डिजिट का ही नंबर बनाना है, जिसमें डिजिट्स मैं 0 अलाउ करूँगा। समझ में आई बात। अब क्वेश्चन देखो मल्टीनोमियल थ्योरम से कैसे ये बन गया। यहां पे अब ये सब बच्चों हम क्वेश्चन को घूरते घूरते समझ रहे हैं। ये है एक्चुअल क्वेश्चन को समझना। समझ लिया प्रॉपर तरीके से तो ही मल्टीनोमियल आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और इसीलिए इसके लिए एक ही वे है, वो है अलग अलग क्वेश्चंस को करना। ठीक है, जितने अलग अलग क्वेश्चंस को आप करोगे, ग्रुप्स करोगे उनके कि ये इतने क्वेश्चन मल्टीनोमियल से होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इनका जब आप चिंतन करोगे तब वो समझेगा। क्योंकि एग्जाम में आपके नया क्वेश्चन आने वाला है, पुराने वाले नहीं, लेकिन आएगा इसी कॉन्सेप्ट के भरोसे। आपकी एबिलिटी चेक की जाएगी कि वेदर यू आर एबल और नॉट टू अप्लाई मल्टीनोमियल थ्योरम। क्लियर। तो यहां मैं 6 डिजिट का ही नंबर बनाता हूं। तो कैसे, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंटीजर्स। अब आपको पूरा समझ जाएगा ये। 0,
या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9 टू द पावर 6। यहाँ थोड़ा सा एक चीज भूल गया मैं लिखने का, इधर लिख लेता हूं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंटीजर्स इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 12 इन दिस। थोड़ा सा क्या कहते हैं, अभी भी पचने को भारी है। पहले नंबर के बारे में सोचो, सिर्फ पहले नंबर के बारे में, जो कितने डिजिट का था, 2 डिजिट का था। समझो ये भी सभी 0 है, ठीक है ना। इसमें पहला डिजिट 0, दूसरा ब्रैकेट ऐसे ही बनेगा, पावर 6 लिखा हो, दूसरा भी डिजिट 0, तीसरा ब्रैकेट ऐसे ही बनेगा, तीसरा भी डिजिट 0, चौथा भी डिजिट 0, पांचवा भी, लेफ्ट से गिन रहा हूं मैं, चौथा भी डिजिट 0, पांचवा और छठवा नॉन 0, पांचवा और छठवा नॉन 0, माने वो नंबर कौन सा बन गया, 2 डिजिट वाला बन गया। और उसमें भी कैसा नंबर ले रहे हम, यहां ध्यान रहे, ये जो 9 डिजिट है, 9 नाम का डिजिट है या 8 नाम का डिजिट है, उसको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, 9 अलग अलग जगह कंसीडर कर रहे हैं इन आइडेंटिकल फॉर्म। माने आपके पास में 9 नंबर है, तो आप ऐसे समझो आपके पास में 9 1 रुपये के कॉइन है, ठीक है। 0 से लेके 9 1 रुपये कॉइन है, नो कॉइन, या फिर ज्यादा से ज्यादा आपके पास में कितने कॉइन है, 9 कॉइन है। आप उसमें 0 डाल रहे हो, 1 डाल रहे हो, 2 डाल रहे हो, 3 डाल रहे हो, ऐसे कॉइन्स आप डालते जा रहे हो। कॉइन्स डालते समय वो अपना रूप बदल के जा रहा है, मतलब 2 कॉइन डालोगे तो नंबर 2 बन रहा है, 3 कॉइन डालोगे तो नंबर 3 बन रहा है। इन सिचुएशंस को ध्यान में रखो। अब यहां देखो, यहां क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 12 इन दिस। अब इसमें मैंने ऐसे 6 ब्रैकेट अगर कंसीडर किया, 1 2 3 4 5 6, बिना कोएफिशिएंट का, तो मेरे पास में 6 बॉक्सेस है ऐसे, ठीक है। पहला बॉक्स कितनी वे से भर रहा है, 0 वे, 1, कितने ऑब्जेक्ट से भर रहा है, 0 ऑब्जेक्ट या 1 ऑब्जेक्ट या 2 ऑब्जेक्ट, 2 कॉइन्स या 3 कॉइन्स या 4 कॉइन्स, ऐसे करते करते 9 कॉइन्स तक जा रहा है। सपोज ये 0 से भर गया, ये दूसरे के लिए है, ये भी 0 से भर गया, ये तीसरे के लिए है, ये भी एम्प्टी है, नो ऑब्जेक्ट, ये भी नो ऑब्जेक्ट, एम्प्टी है। इसमें समझो 1 है और इसमें 2 है, तो नंबर कौन सा बन जाएगा, ये 1 और 2 12 ही करना है हमें, तो मैं दूसरा कुछ नंबर ले लेता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो, 1 और 3। ये नंबर कौन सा बन गया, 2 डिजिट वाला नंबर बन गया। इसमें सभी पॉसिबिलिटी है, इसमें एक पॉसिबिलिटी बच्चों ये भी है, ये वाला, सभी 0, इसमें सभी पॉसिबिलिटीज है। हम डिजिट्स के बारे में नहीं सोच रहे, हम किसके बारे में सोच रहे हैं, 6 एम्प्टी बॉक्स बना दिए हमने, माने 6 बेगर्स है हमारे पास में, और 9 आइडेंटिकल कॉइन्स है। उन 9 आइडेंटिकल कॉइन्स को हमें बांटना है, कोई कंडीशन नहीं, आप पूरे के पूरे 9 रुपीज जेब में वापस भी लेके जा सकते हो, ऐसा भी एक सिचुएशन इसमें आएगा। लेकिन मैंने यहां क्या लिख दिया, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 12 लिख दिया, और इन 6 के 6 बॉक्सेस को मिला के एक बॉक्स बना के पावर 6 लिख दिया। ओके, अब कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 12 माने
मुझे नंबर्स लेना ही पड़ेगा। और कैसे नंबर्स लेना पड़ेगा, कितने कितने कॉइन्स लेना पड़ेगा। समझो मैंने 2 जगह कॉइन्स लिया, तो एक जगह सपोज मैंने 3 कॉइन्स ले लिए 2 डिजिट में, तो दूसरी जगह मुझे कितने कॉइन लेना पड़ेगा, 9 कॉइन लेना पड़ेगा। तो सम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। पहले जगह मैंने 9 कॉइन ले लिए, दूसरे जगह 3, तो वो 93 नंबर बनेगा, फिर भी सम क्या आएगा, 12। समझ में आ रही ना बात। इसमें सभी वो पॉसिबिलिटीज है, ये अगर नहीं लिखा तो ये नंबर, ये क्वेश्चन ही नंबर्स का नहीं है, फिर डिजिट्स का नहीं है, या फिर इंटीजर्स का नहीं है। ये क्वेश्चन सिर्फ चार नहीं, कितने, 6, ठीक है ना, 6 बेगर्स का है, और 9 उनको हम क्या दे रहे हैं, आइडेंटिकल कॉइन दे रहे हैं, और नो कंडीशन, वापस लेके भी जा सक रहे हो आप कॉइन, ऐसे सिचुएशन है। लेकिन ये लगा दिया तो अब कॉइन देना ही पड़ेगा। और कैसे देना पड़ेगा कि सम उसका क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। और यहाँ 6 ही क्यों बनाया मैंने, क्योंकि इससे समझ में आया है। वैसे 7 बनने चाहिए थे, लेकिन 1 डिजिट में सम, तो 1 हट गया। ये 7 डिजिट का नंबर है, 1 पे 6 0, लेकिन उससे लेस बोला है, 6 9 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 6 9, माने 6 डिजिट का नंबर हो गया। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 6, इसलिए मैक्सिमम बेगर्स कितने बना लिए हमने, 6 बना लिए। या फिर एग्जैक्टली कितने बेगर्स बना लिए, 6। अगर 6 में से 4 को हम कुछ नहीं दे रहे तो 2 को दे रहे हैं। और कैसे दे रहे हैं, सम क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। समझ में आ रहे हैं। माने यहां पे क्वेश्चन में ये अगर लगा दिया तो हमारे पास 12 कॉइन है। कितने कॉइन है, 12 कॉइन्स है। उस तरीके से हमें अब डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर। तो इसीलिए मैंने यहां क्या लिखा, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 12 इन s। अब आगे बढ़ते हैं। अब तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि आप मल्टीनोमियल अब जानते हो। तो इसको क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स ब्रैकेट टू द पावर 6। दिस कैन बी रिटन एज कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 12 इन 1 माइनस एक्स टू द पावर 10 टू द पावर 6, 1 माइनस एक्स टू द पावर -6, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 12 इन, यहाँ इसको अगर एक्सपांड करेंगे तो 1 आएगा, फिर आएगा 6c1 x टू द पावर 10, 6c1 में माइनस साइन आएगा, 6c1 में क्या आएगा, माइनस, फिर प्लस साइन आएगा। अब इसका क्या बनेगा, स्क्वायर, तो वो ज़्यादा बन जाएगा, 20 बन जाएगा। तो उससे आगे हमें लिखना नहीं है, तो यहीं पे ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं। बायनोमियल अच्छे से रखो, एटलीस्ट थ्योरम, ठीक है, फॉर्मूला उसका। इसे 1 माइनस एक्स टू द पावर होल टू द पावर -6, या इसे ऐसे लिख सकते हो, कैसे, 1 प्लस 6c1 x प्लस 7c2 x स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब डायरेक्टली हो गया सॉल्व। यहाँ का 1 लूंगा तो यहाँ कौन लूंगा, x टू द पावर 12, माने क्या बनेगा, 12 यहाँ लिखना पड़ेगा, और यहाँ डिफरेंस कितने का है, 5 का है, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 17c12। फिर माइनस यहाँ का 6c1 लूंगा, माने x टू द पावर 10 ले रहा हूँ, तो यहाँ कौन लेना पड़ेगा, x टू द पावर 2, माने क्या लेना पड़ेगा, 7c2। अब इसे सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो 17c12 को लिख सकता हूँ मैं 17c5 माइनस 6 इंटू 7c2, 17c5 माइनस 6 इंटू 7c5, यहाँ 7c, यहाँ क्या चाहिए था, 7c
हाँ 5 लिख सकते हैं बाद में, उसने आंसर उस फॉर्म में दिया है, माने ये आंसर मेरा यहाँ पे इसने दोनों 5 5 करके लिख दिया है, ठीक है। तो आंसर विल कम 17C5 माइनस 6 इंटू 7C2 या 7C5, जैसे आपको ऑप्शन दिया होगा वैसे आप लिख सकते हो।